नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 10 करने जा रहे हैं हम लोग और इससे पहले 9 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट करा के डाल दिए गए हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। 100 से ऊपर क्वेश्चन, एक छोटा सा चैप्टर उत्सर्जन से हम लोग करेंगे। मानव और पौधा दोनों में देखेंगे, बॉटनी जूलॉजी दोनों। 6 से 12 क्लास का एनसीईआरटी का और एससीईआरटी का जितना क्वेश्चन बन सकता था, जो भी 3 से 4 बार एग्जाम में आ चुके हैं, उसी को सिर्फ कलेक्ट करके डाला गया ताकि आपको हर एक क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज़ से हो और आपको समझ में आए कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है, जैसा कि मैंने बताया, पौधा हो या प्लांट हो, मानव हो, दोनों में उत्सर्जन की बात करेंगे, एक्सक्रीशन की बात करेंगे। सिर्फ हम लोग खाना खाएंगे तो नहीं होगा ना, पानी पिएंगे, मिनरल्स लेंगे, इससे तो नहीं होगा। जो भी शरीर में हानिकारक चीज़ है उसे बाहर भी तो निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन के दौरान शरीर से ऐसे पदार्थ का निष्कासन होता है जो शरीर के लिए, पहला है विषाक्त होता है, दूसरा है हानिकारक होता है, तीसरा अनावश्यक होता है, चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो बच्चा भी बताए उपयुक्त में से सभी होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि विषाक्त पदार्थ भी बाहर निकालना है, हानिकारक को भी निकालना है, अनावश्यक को भी निकालना है। हानि नहीं पहुंचा रहा लेकिन शरीर में उसका ज़रूरत नहीं, तो क्यों रहेगा, बाहर निकलो। तो डी आंसर था इसका परफेक्ट। यहाँ का निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, उत्सर्जन प्राणियों में होने के साथ ही पौधे में भी होता है। जी हाँ, प्राणी में होने के साथ ही पौधे में भी होता है उत्सर्जन, ये सही बात है। उत्सर्जित पदार्थ में निष्कासन हेतु प्राणियों के भांति पौधे में कोई विशिष्ट अंग नहीं होता, ये बात भी सही है। पौधा में कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है कि वहीं से एक्सक्रीशन होगा, बाहर में उत्सर्जन होगा। बात समझ में आ रही है? हम लोग में जैसे क्लियर कट बना हुआ है, वो लोग छाल के मदद से, पौधा के पत्ती की मदद से, कहीं से भी उसका एक्सक्रीशन हो जाता है। इस पॉइंट में पढ़ेंगे, श्वसन के दौरान अवशेष के रूप में उत्पन्न कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे में केवल रात में ही उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि दिन के समय भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधा बनाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिन के समय में धूप होता है और फोटोसिंथेसिस का वर्क चलता है। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेता है, यानी वो अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है श्वसन में, उसका यूज वो फोटोसिंथेसिस में कर ले रहा है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एंड द श्वसन इज द बोथ टू मोर क्रियाज, अलग अलग होता है दोनों को एक साथ हम तो कह ही नहीं सकते, दोनों अलग है ना। तो आप देखिए, अब यहाँ पढ़ के देखते हैं, दिन में श्वसन नहीं होता है, तो ये गलत पॉइंट है। दिन के समय श्वसन के दौरान उत्पन्न संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड स्वयं लिखा गया है, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग ले ली जाती है। यही आंसर परफेक्ट होगा इसका। इन दिस क्वेश्चन, पौधे में संचित ठोस और द्रव अवशेष से पौधे किस प्रकार छुटकारा पाते हैं? पत्तियों को झाड़कर, छाल छुड़ाकर, फलों को गिराकर, उपयुक्त सभी। तो आंसर सभी हो जाएगा। छाल में भी देखते हैं उसका निकल के गिर जाता है छाल, फल गिरता है, पत्ती गिरता है, इन सभी में संचित पदार्थ बाहर निकलते हैं। आगे पॉइंट में है कि कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है। इसको हम लोग लैटेक्स के नाम से जानते हैं। दूधिया जब भी लिख दे, तरल पदार्थ लिख दे, संचित रहना, लैटेक्स होता है, ध्यान रखिएगा। रबर जो बनता है वो लैटेक्स से ही बनता है पौधा के। आगे कहा जा रहा है, कनेर के पौधा में भी लेटेक्स निकलता है, अकौन का पौधा हो गया, उन सभी में निकलता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में लेटेक्स नामक उत्सर्जित पदार्थ पाए जाते हैं? पहला है, पीपल में भी निकलेगा, बरगद में भी निकलेगा, कनेर के फूल के पौधा में भी निकलेगा, इन सभी में निकलेगा। इसका डी आंसर दीजिए। आप तोड़ेंगे इसमें वाइट आपको निकलने लगेगा उत्सर्जित पदार्थ। निम्नलिखित में कौन पौधे के उत्सर्जित पदार्थ है? तो टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, गोंद भी होता है, ये सभी क्या है? पौधा का उत्सर्जित पदार्थ ही है। अलग अलग पौधे में अलग अलग तरह से रहता है। ऑप्शन लेटेक्स देता, वो भी आंसर जाता। रेजिन एवं गोंद पौधे के किस भाग से संचित रहते हैं? अब देखिएगा यहाँ पे, तो रेजिन और गोंद की बात कर रहा है। ये कहाँ रहता है? पौधे के छालों में मिलेंगे आपको। नहीं, इसका आंसर इससे अच्छा देना रहेगा पुराने जाइलम में, ठीक है। रेजिन एवं गोंद जो होते हैं पौधे के पुराने जाइलम में मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट है कि पौधे के ठोस तथा द्रव जैसे उत्सर्जित पदार्थ पौधे किस भाग में संचित रहेंगे? ठोस हो गया या द्रव हो गया, ये कहाँ पे संचित रहेंगे? तो पहला तो कह रहा है ठोस और द्रव दोनों की बात कर लिया, गैस रूप में तो निकल ही जाता है, संचित तो होता नहीं है स्टोमाटा के द्वारा। अब यहाँ देख लीजिएगा, कोशिका रिक्तिकाओं में भी रहता है, छालों में रह सकता है,
पुराने जाइलम उत्तक में भी रहता है। इनमें सभी आंसर दे दीजिए, सभी आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ पे कह रहा है टैनिन पौधे के किस भाग में संचित होता है। टैनिन का संचय वाला स्थान आपसे पूछ दिया। फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, पुराने जाइलम में या छाल में। तो क्या आंसर दिया, छाल में रहता है। टैनिन कहाँ रहता है, टैनिन छाल के अंदर रहता है, ध्यान रखना, पुराने छाल में। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। गोंद बबूल, गोंद जो है बबूल के पेड़ से निकलता है, ये सही बात है। रेजिन चीड़ के पेड़ से निकलता है। रेजिन नाम का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो चीड़ के पेड़ से निकलता है। अमरूद के पौधा से कभी आपने देखा लेटेक्स निकलते हुए, ये गलत है। अमरूद के पौधा से लेटेक्स नहीं निकलता है। अमरूद लेटेक्स जो होता है कनेर वगैरह के पौधा से निकलता है। पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जैसे गैसों का निष्कासन कहाँ से होता है। तो रंध्र द्वारा, बात रंध्र द्वारा, दोनों द्वारा होता है। इसका सी आंसर दे, दोनों द्वारा होता है, ठीक है। मूल रोम रहता है आंसर, उसको भी आंसर डालते हैं, मूल रोम के द्वारा भी होता है। यहाँ का रहा है पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग होता है। तो गैस के लिए हमेशा याद रखिए विसरण, और क्या बोला जाए पानी लिक्विड के लिए तो प्रासरण, पहला नंबर वाला ऑप्शन। क्लियर हो गई। यहाँ पे है कि पादप अवशेष रैफाइड पौधे के किस भाग में संचित रहता है। तो ये फल में रहता है। कहाँ रहता है, फल में। पादप अवशेष रैफाइड पौधे किस भाग में संचित हो जाता है, फलों के अंदर जाकर संचित हो जाता है। यहाँ का रहा है सही बताना है आपको। क्लियर है। पौधों में वास्तविक उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है। पौधे में वास्तविक उत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, जी हाँ, अवास्तविक रूप से चलता है। बस पर एक स्पेशल क्रियाकलाप बना नहीं है उसमें, एक्स्ट्रा जो हो जाता है, पत्ती में चला गया, पत्ती गिर गया, कभी बहुत दिन तक पत्ती लगा भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। पत्तों का झरना, छाल का उतरना और अब बाष्पोत्सर्जन वास्तव में उत्सर्जन क्रिया नहीं है। देखिए आप इसको भी सही कहेंगे, असल में ये कोई उत्सर्जन क्रिया नहीं है। पत्ता का गिरना जरूरी नहीं कि उत्सर्जन ही क्रिया द्वारा गिरता है। पत्ता अदर रीजन से भी गिरता है, छाल का उतरना अदर रीजन भी हो सकता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है ये सारे है, इसलिए दोनों आंसर इसका सही जाएंगे। ब्रिक यानी किडनी का प्रधान कार्य क्या है। ये हम लोग की अब बात कर रहा है मनुष्य में, तो ये उत्सर्जन का मेनली काम करता है ब्रिक, है कि नहीं है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो फेफड़ा, त्वचा, ब्रिक, इनमें सभी उत्सर्जी अंग हैं। अगर इस क्वेश्चन में लिखता मुख्य उत्सर्जी अंग तब आपको ब्रिक मारते, मुख्य तो लिखा नहीं इसलिए सभी डाल दीजिए, सभी उत्सर्जी अंग हैं। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मानव ब्रिक द्वारा संपन्न किया जाता है। तो रुधिर से अतिरिक्त यूरिया को निकालना, मूत्र का निर्माण, रक्त के प्रासरण दाब का नियंत्रण करना, इनमें सभी। तो ब्रिक का बात कर रहा है ना, तो इनमें सभी आंसर दीजिए। रुधिर से रक्त यूरिया तो निकालता ही है, मूत्र का निर्माण भी करता है और रक्त में प्रासरणी दाब का नियंत्रण भी ये करता है। इसका आंसर सारे जाएंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है। अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया बनता है। क्या बनता है दोस्त, अमोनिया बनता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया जो है उसका यूरिया में परिवर्तित कौन कर देता है। तो याद रखिए यकृत इसका आंसर जाएगा, हमेशा याद रखिएगा किडनी। अच्छा पहले इसमें जो अमोनिया इसको यूरिक अम्ल भी लिखा जा सकता था, तो आंसर वही होता। यकृत जो बोलते हैं लीवर, उसी का काम है इसको यूरिया, अमोनिया को यूरिया में बदल देना। कहता है यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है। यूरिया मतलब कहाँ पे तैयार हो रहा होता है, बात समझ में आ रही है। तो अभी आपने देखा यकृत के अंदर। निम्नलिखित में यूरिकोटेलिंक जंतु है। यूरिकोटेलिंक जंतु कौन सा है, जो यूरिक अम्ल छोड़ता है। तो कीट भी छोड़ता है यूरिक अम्ल, पक्षी भी छोड़ता है, छिपकली भी छोड़ता है। इनमें सारा आंसर दे दीजिए, छिपकली, पक्षी और कीट सभी क्या है। तो आप कहेंगे यूरिकोटेलिक जंतु, यानी कि यूरिक अम्ल के रूप में वो बाहर निकालता है उत्सर्जी पदार्थ को। यहाँ पे है कि यूरिक एसिड के रूप में नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन करता है। यूरिक एसिड के रूप में कौन करता है, बताइए ज़रा, आसानी से बता पाइएगा आप। तो आंसर पक्षी दीजिएगा। अभी आपने पीछे देखा है ना, कीट हो गया, पक्षी हो गया। देखिए ज़रा एक बार और दिखाते हैं। छिपकली भी है, कीट है और पक्षी है, ध्यान रखिएगा।
अभी यही चीज़ अगर ऑप्शन में खोजने आइएगा तो कहाँ मिलेगा, सिर्फ एक पक्षी मिल रहा है, कीट तो मिल नहीं रहा है, छिपकली। मानव है क्या है, यूरिकोटेलिक एमिनोटेलिक, मानव में उत्सर्जन ही नहीं होता। ये तो कितना गलत बात लिख दिया, मानव में कैसे नहीं होता। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक ये है छिपकली, कीट पतंग, ध्यान रखिएगा इसका। हम लोग क्या है, यूरिओटेलिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक अमोनियो, देखिए अभी यहाँ आ गया अमोनिया के रूप में, अमोनियोटेलिक जंतु है, तो मछली हो जाएगा, अमोनिया के रूप में निकालने वाला मछली है। नेक्स्ट है कि जलीय एक कोशिकीय प्रोटोजोआ उत्सर्जन की दृष्टि से क्या होते हैं, तो अमोनियोटेलिक्स, पानी में रहने वाला ज़्यादातर यही है, अमोनोटेलिक। निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन के लिए जल की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, तो अभी आपने देखा अमोनोटेलिक, यानी अमोनिया के उत्सर्जन में जल की अधिक मात्रा जरूरी होती है। नेक्स्ट है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा, दूसरे किडनी से उसका उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा आदमी, कोई दिक्कत नहीं होगा। सामान्यतः सजीवों के शरीर में उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होता है, साथ साथ होने वाला एक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कोशिका में होने वाले अधिकांश जैव रासायनिक क्रिया के माध्यम से संपन्न होते हैं। कहाँ पे, कोशिका, अधिकांश जो जैव रासायनिक क्रिया है किस माध्यम में संपन्न होते हैं, तो द्रव अवस्था में संपन्न होते हैं। कैसे अवस्था में, जलीय अवस्था में ज़्यादातर संपन्न हो रहे होते हैं। यहाँ पे है कि सजीवों के शरीर में प्रोटीन तथा अमीनो अम्ल, कौन सा प्रोटीन और अमीनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप क्या बन जाता है, तो आप आंसर देंगे इनमें सभी चीज़ बनता है। क्या बनता है, इनमें सभी चीज़ बन सकता है, जैसे अमोनिया भी बन जाता है, यूरिया भी बनता है, यूरिक अम्ल भी बनता है। नेक्स्ट है आपका कि स्थलीय जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है, स्थलीय जंतु में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थों का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है, तो आंसर दीजिएगा आप यूरिया के रूप में, समझे। स्थलीय, ध्यान रखिए, स्थल पे यूरिया के रूप में, अगर जल में होगा तो अमोनिया के रूप में होगा, जंतु में। स्थलीय कहा है ना, तो हमको यूरिया देना पड़ेगा, यही अगर जलीय बोलता है तो अमोनिया। जैसे जंतु के शरीर में बनने वाले उत्सर्जित पदार्थ, नाइट्रोजन पदार्थ का सर्वाधिक विषैले कौन होता है, यही तीनों में से अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा विषैला कौन है, बताइए क्या जवाब दीजिएगा, कभी सोचे हैं। अमोनिया सबसे खतरनाक है इन सभी में, क्या है, ये अमोनिया जो है ना सबसे खतरनाक है, जो मछली वगैरह छोड़ता है, पानी जलीय जीव। निम्नलिखित में से किन जीव में नाइट्रोजनी पदार्थों का निष्कासन यूरिक अम्ल के रूप में होता है, अच्छा यूरिक अम्ल के रूप में कह दिया, तो पक्षी तो होगा ही होगा यूरिक अम्ल वाला में, सरीसृप भी हो जाएगा और स्थलीय कीट भी हो जाएगा। सरीसृप, स्थलीय कीट, सरीसृप छिपकली आ जाता है इसमें, पक्षी हो गया, ये सारे क्या है, यूरिक अम्ल के रूप में ये निष्कासन करते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ का। नेक्स्ट है कि सजीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के फल से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर निकालना क्या कहलाता है, सजीवों के अंदर पूछ रहा है, तो उत्सर्जन इसी को ना बोलते हैं जी, बताइए आप। यहाँ पे कह रहा है कि उत्सर्जन क्रिया में किन पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन के प्रक्रिया में, तो सोडियम और अन्य लवण का होता है, यूरिया और नाइट्रोजन का होता है, पित्त लवण और पित्त वर्णक का होता है। ये सारे आंसर देना सही रहेगा इनमें सभी, ठीक है। सोडियम और उसका लवण तो होता ही है, यूरिया और नाइट्रोजन उसके यौगिक भी होते हैं, पित्त लवण और पित्त वर्णक का भी होता ही है। आगे कह रहा है किडनी के भीतर नतोदर सहत, मतलब कॉनकेव एरिया क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं दोस्त, हाइलम बोलते हैं। जो कैसा सतह रहता है, कॉनकेव एरिया रहता है, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, ऐसे धंसा हुआ पार्ट। यहाँ पे है आपका कि हाइलम वृक्क के किस ओर पाई जाने वाली संरचना है, पहला है
ब्रिक के भीतर की ओर पाई जाने वाली संरचना, ब्रिक के बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना, ब्रिक के दोनों ओर पाई जाने वाली संरचना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक के दोनों ओर पाई जाने वाली संरचना हो जाएगी। लेकिन नहीं, रुक जाइए, एक सेकंड दीजिए। हाइलम जो है ब्रिक के किस ओर, मतलब ब्रिक कैसे रहता है? देखिए ऐसे होता है, तो ये जो कॉनकेव है, हाइलम का मतलब कॉनकेव, धंसा हुआ पार्ट, तो इधर है ना, अंदर की तरफ है ना, तो अंदर की तरफ आंसर दिया जाएगा ए नंबर, भीतर की ओर होता है। राजमा का अंदर में पेट होता है ना। ब्रिक के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन बोलते हैं। ब्रिक के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कौन सा कहलाता है? नेफ्रॉन कहलाता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। तो आंसर दीजिएगा बोमेन कैप्सूल के अंदर। बोमेन संपुट भी लिखता है इसका, समझे? लेकिन आप इसका आंसर क्या दे दीजिएगा आराम से, बोमेन कैप्सूल चलेगा। आगे कह रहा है ग्लोमेरुलस उपस्थित होते हैं रीनल कॉर्टेक्स में, रीनल पेल्विक में, रीनल मेडुला में या रीनल पिरामिड में। क्या आंसर दीजिएगा? कॉर्टेक्स के अंदर रहता है। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लोमेरुलस उपस्थित होता है, रीनल कॉर्टेक्स में। आगे आपका बोमेन कैप्सूल में उपस्थित कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहा जाता है? तो आंसर क्या दीजिएगा? ग्लोमेरुलस कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे है बोमेन कैप्सूल के ग्लोमेरुलस में उच्च दाब पर रक्त छन्ने की सूक्ष्म क्रिया को क्या नाम से जाना जाता है? तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। कई बार ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, आराम से देखिए, हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बेहतर है। निम्नलिखित में से क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त में उपस्थित नहीं होता है? निम्नलिखित में से क्या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त में उपस्थित नहीं होते हैं? तो प्रोटीन नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें क्या क्या होता है? अमीनो अम्ल, हार्मोन और ग्लूकोज होता है, लेकिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि रक्त प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है? तो ग्लोमेरुलस करता है। कौन सा करता है? ग्लोमेरुलस करता है, ध्यान रखिएगा। रक्त प्लाज्मा छानने का काम नेफ्रॉन का वह भाग जो करता है उसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त प्लाज्मा में नहीं छनता है? रक्त प्लाज्मा के अंदर क्या नहीं छनता है? तो अभी जैसा कि मैंने बताया, प्रोटीन नहीं छनता है। आगे है कि ब्रिक द्वारा प्लाज्मा का छनने की दर क्या होता है, मतलब किस रेशियो में? तो 120 से लेकर 125 ml पर मिनट छनता है। ब्रिक द्वारा प्लाज्मा के छनने का जो दर है वो 120 से 125 ml प्रति मिनट छन जाता है। नेक्स्ट आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रक्त का कितना प्रतिशत पुनर्अवशोषित हो जाता है? तो याद रखिएगा, तकरीबन 99% पुनर्अवशोषित होता है। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का रक्त का कितना प्रतिशत पुनर्अवशोषित हो जाता है? तो 99% अवशोषित हो जाता है। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अवशोषण रुधिर द्वारा पूर्ण रूप से हो जाता है? मतलब रुधिर द्वारा पूर्ण रूप से अवशोषण किस चीज़ का कर लिया जाता है? तो आपका ये ग्लूकोज का। ग्लूकोज थोड़ा भी बर्बाद नहीं होने देता है, पूरा का पूरा उसको चूस लेता है। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले के लूप का आंसर क्या दीजिएगा? उत्सर्जन तंत्र में। कहाँ पे होता है? उत्सर्जन तंत्र में होता है। आगे है हेनले के लूप का मुख्य कार्य क्या है? तो आंसर दीजिएगा मूत्र को सांद्रित करना। क्या करना? मूत्र को सांद्रित करना इसका कार्य है। आगे है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही बताइए। पहला है यूरिया युक्त रक्त ब्रिक धमनी के द्वारा ब्रिक में प्रवेश करता है। यूरिया युक्त, कौन सा यूरिया युक्त रक्त जो है रक्त धमनी के द्वारा ब्रिक में प्रवेश करता है? तो ये मुझे लग रहा है गड़बड़ दिया है। आगे है साफ रक्त ब्रिक सिरा द्वारा बाहर निकलता है ब्रिक से। एक सेकंड रुक जाइए, इसको अच्छे से समझते ही। तो सही लग रहा है मेरे को, इसे गलत भी लग रहा है, लेकिन क्लियर करना पड़ेगा ना पढ़ के। कह रहा है देखिए, यूरिया युक्त रक्त ब्रिक धमनी के द्वारा ब्रिक में प्रवेश करता है, तो ये तो सही है। ब्रिक धमनी ही लेकर उसको जाता है ब्रिक के अंदर, तो ये सही बात है। अच्छा, अगला पॉइंट में कह रहा है कि साफ रक्त, कौन सा? साफ रक्त ब्रिक सिरा के द्वारा बाहर निकलता है। तो जी हाँ, ब्रिक सिरा द्वारा साफ रक्त बाहर निकलता है। क्लियर है बातें? दोनों ध्यान रखने वाली बात है। बस ये माइंड में रखिएगा। धमनी देख के ऐसा मत सोच लिया कि
बिना यूरिया वाला, यूरिया के साथ धमनी में जाता है, धमनी द्वारा जाता है। अगर है मानव के शरीर में किडनी कहाँ स्थित होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको कहिएगा उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुकी दंड के दोनों ओर, सी आंसर दीजिएगा। उदर गुहा के पृष्ठीय तल पर कशेरुकी दंड के दोनों ओर होता है। अच्छा, वक्ष गुहा आंसर होगा नहीं, उदर गुहा आंसर होगा, ये ध्यान रखना है, यही कंफ्यूजन कर रहा था। और एक तो है नहीं कि बाईं या दाईं हो सकता है, जैसे कि ये बाईं वाला गलत हो गया, दाईं वाला भी गलत हो गया, दो तो ऐसे ही गलत हो गया। यहाँ वक्ष गुहा के कारण गलत हो गया, तो एक बचा हुआ आंसर हो गया। अगर है सीबम कहाँ स्रावित होते हैं, सीबम क्या है पता है, पसीना ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि से। सीबम कहाँ से निकलेगा, श्वेत ग्रंथि से। एक मिनट रुक जाइए, गलत कर रहा हूँ मैं, गलत कर रहा हूँ। सीबम कहाँ से स्रावित होता है, तो वसा ग्रंथि से। कहाँ से होता है दोस्त, वसा ग्रंथि से सीबम स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखिएगा इसमें अंतर है। जो श्वेत ग्रंथि होता है, हमेशा याद रखिएगा, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पसीना निकालता है, लेकिन वसा से निकलता है सीबम ग्रंथि। और सीबम निकलता है वसा ग्रंथि से। और ये चिकना तैलीय पदार्थ होता है जो स्किन को या सर को चिकना रखता है। नेफ्रॉन निम्नलिखित में से किस अंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ब्रिक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और देखिए मैं टिक गलत जगह लगा दिया, ब्रिक यहाँ लिखा है, इसमें लगेगा। आगे कहा जा रहा है कि मानव में प्रत्येक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितना होता है, 10 लाख होता है। आगे है कि ब्रिक के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, तो बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको दोस्त, बोमेन कैप्सूल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे है कि मूत्रवाहिनी ब्रिक के किस भाग से बाहर निकलता है। मूत्रवाहिनी ब्रिक के किस भाग से, ऊपरी भाग से, निचले भाग से, कोई निश्चित स्थान नहीं होता। ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, निश्चित स्थान कैसे नहीं होगा। तो आंसर क्या दीजिएगा, हाइलम में से। कहाँ से, हाइलम से निकलता है। मूत्रवाहिनी ब्रिक के किस भाग से निकलता है, तो हाइलम से निकलता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुलता है। मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर के सीधे बाहर खुल जाता है, तो आंसर क्या दिया, मूत्र मार्ग हो जाएगा। मूत्र मार्ग डायरेक्ट खुलेगा ना बाहर, तभी तो पेशाब बाहर निकलेगा। पुरुषों के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, पुरुष का पूछ रहा है, तो 18 से 20 सेंटीमीटर टोटल होता है। पुरुष के मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर। अगर जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो इसमें से कौन सा पदार्थ शरीर में जमा होता है, नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा होता है, नाइट्रोजन का बना हुआ अपशिष्ट। एक वयस्क मनुष्य के ब्रिक का भार लगभग कितना होता है, बताइए जरा, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तकरीबन होता है 140 ग्राम। कितना होता है, 140 ग्राम ब्रिक का वजन होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे किडनी का सामान्य कार्य नहीं है। रक्त से जल की मात्रा का नियंत्रण, रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये नहीं है इसका काम। रक्त से यूरिया को छान कर बाहर निकालना, कई हार्मोन का स्त्रवण करना, तो शर्करा का ये नियंत्रण नहीं करता और सारे क्रियाकलाप करता है। इस क्वेश्चन में है कि ब्रिक किस ग्रंथि के ऊपर स्थित होता है, ये क्वेश्चन में गलत है। एड्रीनल ग्रंथि ऐसे पूछ सकता था कि ब्रिक ग्रंथि के ऊपर कौन सा ग्रंथि होता है, तब आप कहते एड्रीनल ग्रंथि, लेकिन क्वेश्चन ने गड़बड़ पूछ दिया। ब्रिक किस ग्रंथि के ऊपर है, तो ऐसा नहीं है, ब्रिक के ऊपर ये रहता है, इसके ऊपर ब्रिक नहीं रहता है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है, तो आंसर क्या दीजिएगा, ताप नियमन से। ताप नियमन से। आगे आपका है स्वेदन, पसीना का निकालना निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। पसीना का निकालना था, क्या आंसर दीजिएगा, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्वेदन होता है, पसीना निकलना होता है। आगे करा है पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि पसीना शरीर को ठंडा करता है क्योंकि त्वचा पर पानी की मौजूदगी शीतलता देती है, वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आंसर हो जाएगा बी, परफेक्ट आंसर। इसलिए वो हमारे शरीर का एनर्जी लेकर उड़ जाता है।
हम लोग को ठंडा ठंडा लगता है। मानव शरीर में जल का अवशोषण होता है वृक्क के वृक्कीय नलिका में, यकृत के यकृतीय कोशिका में, बृहदात्र बड़ी आंत में, अग्नाशय वाहिनी से। बताइए, पहला तो सही हो जाएगा, पता है वृक्क के वृक्कीय नलिका में होता है, यकृत के यकृतीय कोशिका के अंदर नहीं होता है, यह तो नहीं होगा। बृहदात्र बड़ी आंत में, तो ये तो सही है, बड़ी आंत के अंदर अवशोषण होता है। अग्नाशय वाहिनी में कहला होगा, अग्नाशय वाहिनी क्यों इसका कम करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है अच्छे से। यहाँ पे है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा में भी होता है, किडनी में भी होता है, यकृत में भी होता है। आंसर हो जाएगा इनमें सभी जगह शुद्ध होता है रक्त। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? यूरिया, तो ये कहाँ होगा? मूत्र में। आगे आपका कि किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। शरीर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? हमको तो लगता है जल ही होता है, आपको क्या लगता है? मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? जीवाणु मारने वाला चीज़ होता है आँखों में, इसको बोलते हैं लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। जीवाणु मर जाता है आँखों में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ जाए तो। सही बताना है। मानव उत्सर्जन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। पहला है वृक्क रुधिर से, वृक्क जो है रुधिर से नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को अलग करने का काम करता है। तो आप कहिएगा ये एकदम सही है सर, अलग करता है। नेक्स्ट है वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होते हैं। ये सही बात है, ठीक है। वृक्क रुधिर से नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ को अलग करता है, तो सही है, आपने पढ़ा। वृक्क के अंदर नेफ्रॉन नामक निस्यंदन एकक उपस्थित होता है, ये भी सही बात है। आगे कहता है वृक्क द्वारा हुए प्रारंभिक निस्यंदन फिल्ट्रेट में बचे हुए पदार्थ का चयनित पुनरावशोषण मूत्र वाहिनी में होता है। ये गलत बात है, मूत्र वाहिनी में ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं होता है। 2 सही था, 1 गलत है इसका। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सीधे मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है? तो मूत्र वाहिनी से क्या जुड़ा रहता है? तो संग्राहक नलिका। मूत्र वाहिनी से संग्राहक नलिका जुड़ा रहता है, जहाँ मूत्र वाहिनी से होते हुए पेशाब जाके स्टोर होता है, और स्टोर वाला से एक जुड़ा रहता है जिसको मूत्र मार्ग बोलते हैं, जिससे बाहर पेशाब निकलता है। एक बात देखिए, मूत्र मार्ग मूत्र वाहिनी में कन्फ्यूजन होता है, मैं ट्रिक देता हूँ। देखिए आपके फेफड़ा नहीं, मतलब किडनी से जो जुड़ा रहता है वायर, उसको मूत्र वाहिनी बोलते हैं, जो एक थैला में जुड़ा रहता है, संग्राहक नलिका बोलते हैं उसको। और वहाँ से क्या होता है, एक पाइप अलग निकलता है जो मूत्र मार्ग होता है। मार्ग माने रास्ता, मतलब लास्ट रास्ता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, ऐसे करके याद रखिए। आगे रहा है और नीथिक चक्र किसके संश्लेषण से संबंधित है? बताइए। यूरिया। क्या हो जाएगा? यूरिया। और ये पक्षियों का है, ध्यान रखिएगा। और नीथिक चक्र जो है पक्षियों में होता है, यूरिया से संबंधित है। मनुष्य के मूत्र तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो वृषण तो है, ये है, अंडाशय है, ये है, यकृत है, ये है, इनमें सभी हो जाए। 1 मिनट, एक में मुख्य अंग इसमें है ही नहीं। यहाँ पे नेफ्रॉन देता तब आंसर होता है, इसमें कोई आंसर नहीं होगा। यही आंसर दीजिए, इनमें से कोई नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। मुख्य अंग इनमें से कोई है, ये नहीं है। नेफ्रॉन इज द मुख्य आंसर, द मुख्य केंद्र। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य प्रतिदिन कितना मूत्र त्याग करता है? तो 1 से 1.5 लीटर। कितना? 1 से 1.5 लीटर। मानव मूत्र में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जल होता है सबसे ज़्यादा, 96%, समझे। 2 से 3% यूरिया होता है। निम्नलिखित में कौन सा साधारण मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? सोडियम क्लोराइड, ये तो होता है। जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। डी आंसर हो जाएगा। आगे का रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य सूत्र में पाई जाती है? सॉरी, सामान्य मूत्र होगा, सामान्य मूत्र में पाई जाती है। तो आंसर दीजिएगा क्रिएटिनिन। क्या होता है? हाँ, क्रिएटिनिन दोस्त पाया जाता है। आ रही है बात समझ में? सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर कर सकते हैं। मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 2% तकरीबन रहती है, जैसा कि अभी मैंने बताया।
मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण रहता है। देखता हूँ इधर ऑप्शन क्या दिया है ना, यूरोक्रोम। इसको मारिए। कह रहा है किसकी उपस्थिति के कारण मानव मल का रंग पीला होता है, तो इसको बोलते हैं यूरोबिलीन। बात समझे, दोनों में अंतर है। पेशाब का रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, लेकिन मल का रंग पीला क्या होता है, यूरोबिलीन के कारण। यहाँ है मूत्र स्त्राव की मात्रा बढ़ जाने को क्या कहा जाता है, बार बार पेशाब मतलब ज़्यादा पेशाब करने को, तो इसको बोलते हैं डायूरेसिस। डायूरेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सा डायूरेटिक पदार्थ है, तो ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, कैफीन हो गया, ये सभी से है। ये सभी ऐसा चीज़ है जिससे पेशाब ज़्यादा लगेगा। मनुष्य में सामान्यतः मूत्राशय का कितना आयतन होने पर मूत्र त्याग अवश्य हो जाता है। मतलब जो मैंने बताया था, मूत्र थैली के अंदर कितना मूत्र हो जाने के बाद आयतन पेशाब होने लगता है, मतलब लग जाता है, तो 250 से 300 ml। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है, आंसर दीजिएगा भासोप्रेसिन। डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है, तो भासोप्रेसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है, आंसर क्या हो जाएगा, भासोप्रेसिन को। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना क्या कहलाता है, यूरिया रक्त में बढ़ गया है, दिमाग लगाओ, तो इसको बोलते हैं यूरेमिया। क्या बोलते हैं, यूरेमिया। नेक्स्ट है आपका यूरिया का सर्वाधिक सांद्रण कहाँ पाया जाता है, यूरिया का सांद्रण अगर देखा जाए तो यकृत शिरा में। कहाँ, यकृत शिरा में। पसीने तथा तैलीय पदार्थ निष्कासन करने वाली ग्रंथि, सीबम ग्रंथि था ना, पसीने तथा तैलीय पदार्थ निष्कासन करने वाली ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है, त्वचा में यह होता है, समझे, तभी तो पूरे शरीर में हल्का तैलीय बना रहता है, तो सूखा सूखा पूरा शरीर हो जाए। मूत्र में ग्लूकोज का उपस्थित होना क्या कहलाता है, तो बीमारी हो गया ना, मूत्र में ग्लूकोज कैसे चला गया, पेशाब, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है अपोहन, जिसको डायलिसिस बोलते हैं, का प्रयोग किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तो ब्रिक द्वारा। ब्रिक ही ये काम करता है ना, गुर्दा भी बोलते हैं इसी को, गुर्दा। आगे आपका कि डायलिसिस मशीन किस तरह कार्य करता है, तो कृत्रिम ब्रिक के जैसा ब्रिक है, एक तरह से कृत्रिम ब्रिक है। कृत्रिम ब्रिक निम्नलिखित किस सिद्धांत पर काम करता है, तो डायलिसिस प्रोसेस पर काम करता है। आगे कह रहा है मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहता है, तो हीमोडायलिसिस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलिसिस नहीं, हीमोडायलिसिस। मानव, यहाँ डायलिसिस पहला ऑप्शन में दिया है कंफ्यूज करने के लिए। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसको डायलिसिस बोलते हैं, लेकिन जब मशीन द्वारा कराते हैं तो हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अंतर को समझिएगा जरा। ब्रिक द्वारा शरीर में लवण और जल की मात्रा नियंत्रण कहलाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या बोलते हैं दोस्त, लवण और जल का जो है मात्रा का नियंत्रण होता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं हम लोग। आगे कहता है मानव ब्रिक के अस्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या है, मानव ब्रिक के अस्मरी में पाया जाने वाला जो है कौन सा है मुख्य पदार्थ, तो उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। अस्मरी का मतलब पत्थरी, समझे, पत्थरी हो जाने में क्या बोलते हैं, मानव ब्रिक में पत्थरी हो जाने को कैल्शियम ऑक्जिलेट रहता है, वही पत्थर का रूप ले लेता है। आगे प्रश्न है कि ब्रिक कैलकुली है, तो इसी को बोलते हैं ब्रिक में पत्थरी हो जाना। आगे है अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाया जाता है। अमीबा में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंगक नहीं पाया जाता है, ये सही बात है, एक कोश की है। अमीबा उत्सर्जन पदार्थ शरीर के सतह से विसरण द्वारा बाहर होते हैं, ये भी बात सही है, दोनों सही है। आगे कहा जा रहा है कि प्रत्येक ब्रिक का बाहरी भाग क्या कहलाता है, अभी तो मैंने ब्रिक का ये बताया था अंदर वाला भाग, अब बाहरी पूछ रहा है ये भाग, ये क्या कहलाएगा, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। बाहरी भाग को क्या दोस्त बोला जाता है, कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है प्रत्येक ब्रिक बाहर के पतले संयोजी ऊतक में निर्मित एक रेशेदार दृढ़ आवरण से घिरा रहता है, इसको क्या कहा जाता है, यहाँ आइए, तो इसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं, कैप्सूल। पूरा को इसको कैप्सूल बोलते हैं, बाहर वाला को कॉर्टेक्स, ध्यान रखिएगा। आगे है कि एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड उत्सर्जी अंग है,
तो ये किसका हो जाएगा, प्रॉन या क्रैब्स जो होता है ना, ये कीड़ा एक तरह का ऑर्थ्रोपोडा में आता है, उसी में। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट, अरे झींगा मछली खाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, और क्रैब वगैरह लोग तो खाते ही हैं आजकल। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है, तो नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा आपका। आगे है कि मूत्र त्याग करने की विधि क्या कहलाती है, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्चुरीशन बोलते हैं इसको। केचुए में उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं नेफ्रीडिया। यहाँ पे है कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ बोलता है। कार्बन से तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ बोल दिया ना, नाइट्रोजन से यूरिया वगैरह कह सकते थे। निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिका में सोडियम का सक्रियण अवशोषण होता है, ठीक है। भासोप्रेस हार्मोन के कारण वृक्कीय नलिकाओं में जल का सक्रिय अवशोषण होता है, दोनों सही पॉइंट है, दोनों इसके सही है। आज का क्लास 2 इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन चैप्टर के साथ। बस समझे, चैप्टर का नाम मैं दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। गारंटी के साथ यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता जितने मैं पढ़ाऊँगा उससे आपका 2-3 नंबर ना बने अगला क्लास में। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आए। उसमें भी मैं बॉटनी और जूलॉजी दोनों एक साथ में कराने वाला हूँ। और क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं बता दूँ आपको, एक सेकंड दीजिए, अच्छा खासा उसमें क्वेश्चन रहेगा, 204 क्वेश्चन है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।